Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back. Today we are going to start a new chapter for class 12th and that is from physical chemistry beta. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं solid state which contains 4 marks. Okay. चलिए, solid state is as we know कि हमारे पास जो मैटर होता है यूनिवर्स में हम उसको क्लासिफाई करते हैं 3 स्टेट्स में। एक को हम सॉलिड बोलते हैं, दूसरे को हम लिक्विड बोलते हैं और तीसरे को हम गैस बोलते हैं। ठीक बेटा? हर कोई चीज़ जो दुनिया में प्रेजेंट है जिसको हम मैटर कहते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 स्टेट्स में। एक को हम सॉलिड बोलते हैं, दूसरे को लिक्विड और तीसरे को गैस बोलते हैं। ओके बेटा? चलिए, ये जो लिक्विड एंड गैस है ये आपने क्लास 11th में कंप्लीट किया है और इस क्लास 12th में आप सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि सॉलिड्स पढ़ने जा रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन की गई है मैटर की, ये क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ 2 पैरामीटर्स। एक को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरे को हम बोलते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड थर्मल काइनेटिक एनर्जी। सो वी क्लासिफाई द मैटर इनटू 3 स्टेट्स on the basis of 2 parameters. One is called intermolecular force of attraction and second one is called thermal kinetic energy. Intermolecular force of attraction means simply the force of attraction between the constituent particles of any state of matter, and thermal kinetic energy means the randomness or the kinetic energy possessed by the interparticle system of the solid. Okay, ये जो intermolecular force of attraction और thermal kinetic energy है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो है ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। थर्मल काइनेटिक एनर्जी यानी कि जिस स्टेट ऑफ मैटर में आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसमें बेटा थर्मल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से सॉलिड्स जो होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, सो इसका रिवर्स जो होगा यानी कि गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड, सो दैट विल बी व्हाट बेटा? दैट विल बी वी कैन से थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑर्डर। Okay beta, so on these 2 parameters you can classify the matter into 3 states, solid, liquid and gas. Solids में intermolecular force of attraction ज्यादा होता है as compared to liquid, liquid में ज्यादा होता है as compared to gas। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, तो इसमें थर्मल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसमें इंटरमीडिएट होगी और इसमें सबसे ज्यादा होगी। ओके, नाउ ये जो सॉलिड्स है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के दरमियान जिनका ये सॉलिड बना होगा, और दूसरी बात दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट साइज, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री बेटा। ओके, और ये रिजिड होते हैं और इनके पास ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये आपने देखे होंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में और इवन की 11th क्लास में भी देखा होगा। नाउ ये जो सॉलिड्स होते हैं बेटा, कोई भी सॉलिड्स जो है हमारे पास जो इस यूनिवर्स में सॉलिड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ व्हाट बेटा? दे आर मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। So all solids are made up of constituent particles. These constituent particles may be atoms, they may be ions and they may be molecules. ठीक है बेटा? ओके, अब ये जो सॉलिड्स है हमारे पास, ये सॉलिड्स हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर देते हैं 2 कैटेगरीज में। वन इज कॉल्ड क्रिस्टलीन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड बेटा एमॉर्फस सॉलिड। crystalline solid and amorphous solid. So the biggest classification of solids is that कि हम classification solids को करते हैं 2 मेन कैटेगरीज में। एक को हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टलीन सॉलिड्स और दूसरे को हम एमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर आपका जो अरेंजमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, सीपीज का,
ऑन दैट बेसिस आप करते हैं सॉलिड्स को डिवाइड दो हिस्सों में, एक को एमॉर्फस और दूसरे को हम क्रिस्टलीन सॉलिड्स बोलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल व्हाट इज crystalline solid and what is amorphous solid and the difference between the two types of solids. Okay, chaliye let us see now. सबसे पहले सॉलिड जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ बेटा, दैट इज क्रिस्टलीन सॉलिड. क्रिस्टलीन सॉलिड्स, क्रिस्टलीन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स. इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं. हकीकत में जो सॉलिड्स होते हैं वो एक्चुअली क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं. ओके, इसमें हम डेफिनेशन कैसे देते हैं कि क्रिस्टलीन सॉलिड होता क्या है बेटा? क्रिस्टलीन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स in which there is regular arrangement of constituent particles. जिस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा थ्रू आउट द सॉलिड, यानी कि सारे सॉलिड में क्या होगा बेटा? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, then that solid will be called as crystalline solid. उसको हम crystalline solid कहते हैं. ओके, ये crystalline solid जो है इनको हम true solids भी बोलते हैं. इनकी एग्जाम्पल जो होती है बेटा, अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें एग्जाम्पल आएगा डायमंड, आपका ग्रेफाइट, आपका बेटा NaCl, आपका ज़ैडेनो जिंक ऑक्साइड, आपका कैल्शियम फ्लोराइड, एटसेट्रा एटसेट्रा. और इसके अलावा और एक एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड क्वार्ट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप याद रखेंगे. सिंपल क्वार्ट्स जो है दैट इज अ ट्रू सॉलिड, दैट इज अ क्रिस्टलीन सॉलिड. और इन सब सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है. सपोज मैं यहां पे कहूंगा कोई सॉलिड है AB, हमारे पास कोई सॉलिड है AB, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बेटा वो A और B है, यानी कि ये A और B का बना हुआ है. अगर हम इसमें अरेंजमेंट देखें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि A के बाद B आएगा, B के बाद A के बाद B, B के बाद A. सो इसी तरह यहां B, यहां A, यहां A, यहां B, यहां बेटा फिर आएगा B, यहां आएगा A, यहां आएगा A, यहां आएगा B, और यहां आएगा B, और यहां आएगा A. यानी कि हर किसी एटम के इर्द गिर्द में एक रेगुलर अरेंजमेंट है. सो हम इस सॉलिड को कह सकते हैं बेटा इट इज अ क्रिस्टलीन सॉलिड. सो दिस इज कॉल्ड रेगुलर अरेंजमेंट. सो इसको हम कहते हैं बेटा व्हाट? रेगुलर सॉलिड. जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो उनको हम कहते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड्स. बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की बेटा, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं सीडो सॉलिड्स. इनमें क्या है बेटा? अगर हम इसको डिफाइन करेंगे बेटा, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं कि इन विच दो सॉलिड्स इन विच देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं होगा थ्रू आउट द सॉलिड, सो दैट सॉलिड्स विल बी कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड्स. तो उनको हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल बता दूंगा, मैंने कहा था क्वार्ट्स द एग्जाम्पल. क्वार्ट्स गिलास जो है हमारे पास, अगर सिंपल क्वार्ट्स होगा तो वो क्रिस्टलीन सॉलिड होगा. क्वार्ट्स गिलास अगर होगा तो वो क्या होगा बेटा? एमॉर्फस सॉलिड. तो गिलास होगा हमारे पास प्लास्टिक है बेटा. सो दीज आर व्हाट बेटा? एटसेट्रा एटसेट्रा. दीज आर व्हाट? दीज आर एमॉर्फस सॉलिड्स. ओके, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल हमारे पास PQ है कोई सॉलिड, ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल P और Q है. अगर यहां पर हम देखें तो P के बाद Q के बाद P, Q है, ऐसे अरेंजमेंट होगा.
यानी कि डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होगा, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो आप उसको कह सकते हैं व्हाट बेटा, तो उसको कह सकते हैं हम क्या, एमॉर्फस सॉलिड्स। ओके बेटा, और यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स रेगुलर अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होगा वो, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। यानी कि आपको लगेगा कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लेकिन वो किसी लिमिट तक होगा और उसके बाद आपके पास इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा। सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। ओके, नाउ अगर आप इनको डिफाइन करेंगे, यानी कि डिफरेंसेस करेंगे एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान कि डिफरेंसेस क्या है, वो जरा हम देखें। दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर वी पीपल। सो लेट अस सी नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहां पे हम लेंगे एक साइड में क्रिस्टलीन और दूसरी साइड में हम लेंगे बेटा एमॉर्फस। ठीक, ओके, चलिए देख लीजिएगा, इसको गौर से ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या क्या डिफरेंस बोल रहा हूं बेटा। ओके, पहली डिफरेंस जो होगी रेगुलर अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सीपीस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होगा। यहां पर पहला पॉइंट जो होगा नो रेगुलर अरेंजमेंट, या हम सिंपली कहेंगे इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ सीपीस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो यहां पर आपको एक प्रॉपर ज्योमेट्री मिलेगी और प्रॉपर शेप मिलेगी, यानी कि हम कहेंगे डेफिनिट शेप एंड साइज। तो आपको एक डेफिनिट शेप और साइज मिलेगा। यहां पर डू नॉट हैव डेफिनिट, क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट है, किसी में कुछ और अरेंजमेंट होगा, किसी में कुछ और अरेंजमेंट होगा, तो डेफिनिट शेप और साइज नहीं हो सकता है एमॉर्फस सॉलिड्स का। ठीक है, ओके। यहां पर जो आपका तीसरा पॉइंट बन सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, वो क्या है बेटा, कि रेगुलर अरेंजमेंट है लेकिन ये थ्रू आउट सॉलिड है, तो हम उसको कह सकते हैं दीज आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होंगे। ओके बेटा, राइट। तीसरा पॉइंट यहां पे जो होगा, देयर अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा भी तो वो शॉर्ट रेंज में होगा, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होगा। ठीक है, ओके। चलिए चौथा पॉइंट अगर होगा, दे हैव डेफिनिट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। इन सॉलिड्स के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि एक ही टेंपरेचर पे सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि डेफिनेट अरेंजमेंट है, तो हम कह सकते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। और यहां पर बेटा क्या होगा, चौथा पॉइंट जो होगा इरेगुलर मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, यानी कि आधा मेल्ट हो जाएगा, आधा मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट डिग्री ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, पांचवा पॉइंट अगर हम देखेंगे वो क्या है, ये क्लीन क्लीवेज देते हैं, क्लीन क्लीवेज ऑन कटिंग। जब हम इनको कट करेंगे तो ये क्लीन क्लीवेज देंगे, यानी कि अच्छी तरह से जो टूटेगा भी इससे टुकड़ा वो भी प्रॉपर ज्योमेट्रिक में होगा। ठीक है ना, ओके। इसमें जो है पांचवा पॉइंट, do not have clean cleavage on cutting। ठीक है बेटा, ओके।
So these were some difference points between crystalline and amorphous solids. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, यहां पे इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, यहां पे डेफिनिट शेप और साइज होगा, यहां पे डेफिनिट इनडेफिनिट शेप और साइज नहीं हो सकता है। यहां पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा सॉलिड्स में, यहां पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी हो सकता है, और यहां पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, यहां पे इरेगुलर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये क्लीन क्लीवेज देते हैं ऑन कटिंग, ये क्लीन क्लीवेज नहीं देंगे। इसमें एग्जांपल्स आपको लिए होंगे, चारकोल है, कोल है, एमॉर्फस में प्लास्टिक है, क्वार्ट्ज ग्लास है, और यहां पर आपका जो क्रिस्टलिन सॉलिड है NaCl है, KCl है, ZnO है, कैल्शियम फ्लोराइड है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। दीज आर व्हाट बेटा, दीज आर क्रिस्टलिन सॉलिड्स एंड दीज आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स एंड दीज आर कॉल्ड सीडो सॉलिड्स। ओके बेटा, और एक पॉइंट यहां पे जो हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनमें जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा किसी हद तक, यानी कि किसी पॉइंट तक अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा, तभी तो मैंने इनको कहा था शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, मैंने कहा था, यानी कि ऑर्डर जो होगा लेकिन वो शॉर्ट तक होगा, यानी कि किसी पॉइंट तक होगा, उसके बाद फिर से रेगुलर अरेंजमेंट आ जाएगा। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट, उसको हम क्रिस्टल, दैट पोर्शन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट, उसको हम क्रिस्टलाइट बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज क्रिस्टलाइट? Crystallite. Crystallite is the portion of amorphous solid. Amorphous solid having short range order, having regular arrangement of कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो शॉर्ट पोर्शन जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्रिस्टलाइट, उसको हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। ओके, सो दिस वाज द biggest classification of solids, that is amorphous and crystalline solids. In this unit we are going to see only crystalline solids. हम यहाँ पे इस यूनिट में ज्यादातर डील करेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड्स के साथ, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड्स के साथ हम टच नहीं करेंगे। दैट इज नॉट आवर कंसर्न, आवर कंसर्न इज मेनली क्रिस्टलिन सॉलिड्स। अब ये जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स है बेटा, क्रिस्टलिन सॉलिड्स जो है इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे ग्रुप्स में, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन बनाई गई है इसमें अब क्रिस्टलिन सॉलिड्स में, ट्रू सॉलिड्स में, ये बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चीजें यहां पर कंसिडरेशन में ली गई है। एक तो लिया गया है नेचर ऑफ व्हाट बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कोई सॉलिड बना है क्रिस्टलिन सॉलिड, और उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऑन दैट बेसिस वी क्लासिफाई द क्रिस्टलिन सॉलिड्स इनटू वेरियस कैटेगरीज। सबसे पहला कैटेगरी जो आती है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड्स, और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक सॉलिड्स, और जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड बेटा आयोनिक सॉलिड्स। सो याद रखने वाली बात यह है बेटा कि हम क्रिस्टलिन सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं चार मेजर डिविजन्स में, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है बेटा, ये हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं तीन ग्रुप्स में। एक को हम बोलते हैं बेटा दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर सॉलिड्स, और ये है पोलर सॉलिड्स, और ये है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। सिंपल आप याद रखिएगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक को हम बोलते हैं पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। ओके, कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड्स। यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे तीनों में वो होंगे मॉलिक्यूल्स।
The constituent particles here, CPs, are molecules. So इनमें जो constituent particles होंगे molecular solids में बेटा, वो होंगे बेटा what? Molecules. और covalent solids में जो constituent particles होंगे वो होंगे atoms. ओके और यहां पर जो constituent particles होंगे वो होंगे बेटा kernels and electrons. और यहां पर जो constituent particles होंगे वो होंगे बेटा ions. यहां पर जो बेटा मॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होगी, दैट विल बी कोलम्बिक अट्रैक्शन. कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आपकी एग्जाम्पल NaCl है, आपकी एग्जाम्पल KCl है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये एग्जाम्पल होगी आयोनिक सॉलिड्स की. ठीक है, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा मेटेलिक बॉन्ड. ठीक, और यहां पर आपकी एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे कॉपर, आयरन, जिंक, गोल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक, यहां पर कोवेलेंट सॉलिड्स में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, इसमें दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जेंट सॉलिड्स. इनको हम जेंट सॉलिड्स भी कहते हैं और इनको हम बेटा नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं. ठीक है, ओके. और कोवेलेंट बॉन्ड्स इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द एटम्स. एग्जाम्पल होगा आपका डायमंड, आपका ग्रेफाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, एल्युमिनियम नाइट्राइड. ठीक है, कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड्स, वो एग्जाम्पल्स होंगी, लेकिन ये कोवेलेंट सॉलिड्स के होंगे. और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीन टाइप्स के होंगे. इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तीन टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. एक होगा बेटा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. ये पोलर में होगा, यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होगा पहला. दूसरा जो है दैट विल बी लंडन फोर्सेस, यानी कि सिंपल सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन होगी. और तीसरा जो होगा दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यह आपको क्लियर होगा ऐसे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स है तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अगर नॉन पोलर है तो उनमें लंडन फोर्सेस होंगे, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे. और अगर पोलर सॉलिड्स होंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. हाइड्रोजन बॉन्डेड में आपकी एग्जांपल वाटर आ जाती है, आपकी एग्जांपल HF आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और पोलर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एटसेट्रा. और यहां पर आपको एग्जांपल आती है आयोडीन, आपको एग्जांपल आती है आर्गन, एटसेट्रा एटसेट्रा नॉन पोलर में. Okay, so this was the classification of crystalline solids on the basis of two parameters. एक तो constituent particles का nature कैसा है, और दूसरा nature of force of attraction between the constituent particles. तो हमने classification की थी कि क्रिस्टलिन सॉलिड्स को चार मेजर डिविजन्स में, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा कोवेलेंट सॉलिड्स, तीसरा मेटेलिक सॉलिड्स, और चौथा जो था वो बेटा मैंने बताया था आयोनिक सॉलिड्स. In case of molecular solids, you have three types of categories there. You have three types of solids there. One is called non-polar solids, and second one polar solids, and third one is called beta hydrogen bonded solids. इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नॉन पोलर में आपको लंडन फोर्सेस होंगे, पोलर में आपको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, इंशाल्लाह आपको बुक्स से मिलेंगे. और यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे. इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे, और इनको हम दूसरी लैंग्वेज में जेंट सॉलिड्स भी बोलते हैं और नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं. और इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा. आपका डायमंड, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम नाइट्राइड, आपका सिलिकॉन कार्बाइड जिसको कार्बोरंडम कहते हैं, वो एग्जांपल्स होंगी कोवेलेंट सॉलिड्स की. ओके, और इसके बाद तीसरा डिवीजन जो आ रहा है क्रिस्टलिन सॉलिड्स का, वो आपके पास मेटेलिक सॉलिड्स आ रहे हैं. इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कर्नल्स होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा
होगा दैट विल बी कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड, और आपके जो मेटल सॉलिड्स में होते हैं दोज आर द एग्जांपल्स। और लास्ट में मैंने आपको बोला था आयोनिक सॉलिड्स के बारे में। आयोनिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयन्स होंगे, और वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और NaCl, KCl एटसेट्रा इसकी एग्जांपल्स है। ओके, अगर मैं बता दूं इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, हार्ड जो होते हैं कोवलेंट। कोवलेंट के बाद बेटा आपके आयोनिक आ जाते हैं, कोवलेंट के बाद आपके मेटेलिक आ जाते हैं, मेटेलिक के बाद आपके आयोनिक आ जाते हैं, और आयोनिक के बाद आपको लास्ट में आपको मॉलिक्यूलर मिलेंगे। ठीक है ना, ये है इनका स्ट्रेंथ ऑर्डर, यानी कि कोवलेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उसके बाद मेटेलिक, और उसके बाद आयोनिक, और उसके बाद कौन होंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स। और इनमें याद रखने वाली बात क्या है, इनमें कंडक्टर जो होते हैं, यानी कि दो कंडक्टर्स होते हैं, एक आयोनिक और मेटेलिक, ये दो कंडक्टर्स होते हैं। और कोवलेंट में एक ही एग्जांपल कंडक्टर की होती है, वो आप याद रखेंगे, वो क्या है बेटा, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द कोवलेंट सॉलिड विच इज व्हाट बेटा, विच इज अ कंडक्टर। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंडक्टर नहीं होते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट सेल एंड अदर पैरामीटर्स। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।